प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इन्वायरमेंट सीरीज के लास्ट लेक्चर और लास्ट टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10। इसके बाद आपका पूरा इन्वायरमेंट का सेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप हमें बताइए कि क्या इनिशिएटिव लेना है। वैसे तो हमने कंसिडर कर रखा है पॉलिटी सेक्शन को शुरुआत करने का, हालांकि आप अपने रिस्पॉन्स हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा सा हम ओवरव्यू देखेंगे बेसिक्स के साथ। टॉपिक का नाम है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाई इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज नेसेसरी, क्यों करेंगे भाई। उसके बाद अगर हम करते भी हैं तो कुछ लैकुनाज या लूप होल्स आपको देखने को मिलेंगे जिस पर सुधार करना जरूरी है, तो वो क्या लूप होल्स है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे फिक्स हम करेंगे उसे। नेक्स्ट, भारत में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की क्या प्रक्रिया है, ऐतिहासिक रूप से कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया है, ये सब एंगल्स को हम एनालाइज करेंगे। देन फर्दर वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स कि व्हाट आर द प्रैक्टिसेस दैट आर डन इन अदर कंट्रीज। दूसरे देशों में कैसे क्या EIA किया जाता है, वहां से क्या हम कुछ आइडियाज ले सकते हैं, कुछ रिफॉर्मेटिव कंसेप्ट लिया जा सकता है, इसीलिए हम दूसरे कंट्रीज के बारे में भी हम देखेंगे। नेक्स्ट, कुछ रिलेटेड कंसेप्ट लाइक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट असेसमेंट, इन सब को भी हम जानेंगे। That can be used for many concepts of the environment section. Then we will linking with the current affairs. करंट में जो इवेंट चल रही है EIA का, जिसमें एक सबसे बड़ा इवेंट है ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020। हालांकि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट गवर्नमेंट ने क्या अपने राय विचार किए हैं। UPSC ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा है कि भाई क्या चेंजेस किए जा रहे हैं EIA 2020 ड्राफ्ट में एज कंपेयर टू द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2006। अब मैंने आपको ये ओवरव्यू इसलिए बताया ताकि आपका माइंड फोकस्ड रहे कि करना किस पर है, फोकस किस पर करना है, एग्जाम रेलेवेंट टॉपिक क्या है, जो डायमेंशंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने आपको ये ओवरव्यू दिया, तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, तब देखिए कि आपका पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप इन्हीं सब मुद्दे पर फोकस करेंगे, पॉइंटर्स निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ओवरव्यू दिया है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को समझने का कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा हम एग्जाम्पल या केस स्टडी आपको बताते हैं। चलिए, जैसे भारत का एक जगह है वेस्टर्न घाट। ठीक है, आपको पता होगा कहाँ पर है वेस्टर्न घाट। तो आप देखिए, ये जो आपका गुजरात से लेकर केरला तक जो एरिया है, उसको हम वेस्टर्न घाट रीजन से भी डिनोट करते हैं। काफी डेंस वेजिटेशन है यहाँ पर, और बायोडायवर्सिटी के मामले में भी काफी टॉप पर ये रीजन आता है। अब कल्पना करिए कि इस रीजन में कोई कंपनी है जो शॉपिंग मॉल खोलना चाहती है। ओके, तो वो जो शॉपिंग मॉल खुलेगा, उसमें एक इंपॉर्टेंट कंसर्न ये निकल कर आ रही है कि भाई 50% जो फॉरेस्ट एरिया है ना यहाँ पर, उसको क्लियर करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। अब आप थोड़ा सा आकलन करिए कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं गवर्नमेंट के पास, या फिर आप एक ऑफिसर हैं तो क्या ऑप्शन होंगे आपके पास। या तो आप अप्रूवल दे देंगे कि जा भाई अप्रूवल दे दिया, कटने दे फॉरेस्ट को। दूसरा हो सकता है कि ना भाई, इन्वायरमेंट इज द प्रायोरिटी, हम तो अप्रूवल नहीं देने वाले एक भी कीमत पर, चाहे करोड़ रुपया दे दो, 1000 करोड़ दे दो, हम अप्रूवल नहीं देंगे। तीसरा है कि भाई हम रिव्यू करेंगे कि इसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर क्या होने वाला है, वहां के लोकल इनहेबिटेंट्स पर क्या होने वाला है, ट्राइब्स पर क्या होने वाला है, सोशल इम्पैक्ट या इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ये सब हम रिव्यू करेंगे। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि भाई प्रोजेक्ट की अप्रूवल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो रिव्यू में हम क्या करने वाले हैं, रिव्यू में हम करेंगे व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन बायोडायवर्सिटी, कि बायोडायवर्सिटी का नुकसान होगा तो कितना होगा, इन्वायरमेंट डिग्रेड होगी या पॉल्यूशन होगा तो किस लेवल तक पॉल्यूशन जा सकता है, वो सब हम देखेंगे।
उसके बाद हम देखेंगे कि जो लोग एसोसिएटेड हैं विद दैट रीजन, जैसे ट्राइबल ग्रुप्स हो सकते हैं, इंडिजिनियस पीपल हो सकते हैं, जिनकी लाइवलीहुड उन्हीं फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, तो भाई उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इनडायरेक्टली आप इससे सोशल इम्पैक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फिजियोग्राफिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है। पता चला डिफोरेस्टेशन हमने किया, लैंडस्लाइड होने लगा, जो कि आप केरला में भी देखते हैं, या फिर लेक्स उसको डिग्रेड या फिर क्वालिटी उसकी कम होने लगी, रिवर्स उसमें पॉल्यूशन आ सकता है अगर प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट कर दिए तो, या फिर रॉक्स की स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है, पॉल्यूशन हो सकता है। ओके, तो ये हम इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो ये पूरा जो डायमेंशन मान लीजिए इन्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इम्पैक्ट को एनालाइज करने का कोशिश करेंगे। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और जो इम्पैक्ट है वो आपका मल्टी डायमेंशनल होगा। सोशल इम्पैक्ट हम देखेंगे क्या होगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखेंगे क्या होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखेंगे क्या होगा। अब इस इम्पैक्ट्स में कुछ पॉजिटिव्स भी आ सकते हैं, कुछ निगेटिव्स भी आ सकते हैं। डोमिनेट कौन करता है, वो ज्यादा मायने रखेगा टू गेट क्वालिफाइड फॉर द प्रोजेक्ट्स अप्रूवल। ओके, अब ये सब हमने तैयार कर लिया कि हाँ भाई ये इम्पैक्ट होगा, ये फायदे होंगे, ये नुकसान होंगे, सब कुछ हमें पता है वाया वेरियस मेथड्स एंड टेक्नोलॉजिकल हेल्प हमने तैयार कर लिया। अब हम देखेंगे उसका असेसमेंट करेंगे, है ना, कि लेट्स से कि हम वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम शॉपिंग मॉल इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उससे डिफोरेस्टेशन होगा हमें पता है। तो क्या कोई अल्टरनेटिव हो सकता है कि हम मिनिमाइज कर दे डिफोरेस्टेशन को या फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को, हो सकता है। तो एक ऑप्शन ये होगा कि चलो ठीक है, हम जो 50% करने वाले थे 10% फॉरेस्ट कटिंग करेंगे, तब भी अगर संभव है प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना तब हम अप्रूवल दे सकते हैं। ये एक सोचने का तरीका है कि ऐसे ऐसे हो सकता है। दूसरा क्या है कि अगर लेट से प्रोजेक्ट वायबल ही नहीं है, भाई कुछ भी कर लो नुकसान होना ही है, काफी एक्सट्रीम नुकसान होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट पे अप्रूवल नहीं देंगे, बोलेंगे भाई इस लोकेशन पर नहीं करके दूसरे लोकेशन पर चले जाओ, ये काफी सेंसिटिव जोन है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, इसलिए यहाँ पर हम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने की अनुमति नहीं देंगे। ठीक है। तीसरा हो सकता है आपका इन्वायरमेंट रिहेबिलिटेशन इनिशिएटिव, कि लेट्स से आप यहाँ पर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ कटिंग करेंगे फॉरेस्ट की, नुकसान होगा, तो इसके जगह पर आप कहीं दूसरे जगह आप रिहेबिलिटेट कर दीजिए, वहां पर एफोरेस्टेशन कर दीजिए, वहां पर कोई रिन्यूएबल प्रोजेक्ट लगा दीजिए, ताकि यहाँ पर अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो दूसरे जगह फायदा हो जाए। तो इसको हम इन्वायरमेंट रिहेबिलिटेशन इनिशिएटिव कह सकते हैं। ओके, अन्य क्या ऑप्शन हो सकता है, ट्विस्ट द प्रोजेक्ट टू सूट लोकल कंडीशंस, कि भाई जो लोकल कंडीशन है उसके अनुसार प्रोजेक्ट को हम ढाल दें। जैसे मान लीजिए वहां पर शॉपिंग मॉल होके ना होके, या फिर शॉपिंग मॉल ही हम इम्प्लीमेंट करने वाले थे, लगाने वाले थे, वहां पर शॉपिंग मॉल ना लगा के हम इको टूरिज्म को प्रमोट कर दें। तो अल्टीमेटली इको टूरिज्म क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा, पैसे भी आएंगे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। थर्मल पावर प्लांट हम कहीं और लगा दें, है ना। तो ये सब जो हम आकलन करते हैं, एनालाइज करते हैं ब्रॉडर लेवल पर, इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तब आपको पता चल गया होगा कि व्हाई इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज डन। ओके, और जहां तक बात करेंगे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बेनिफिट्स की, तो भाई इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट और सोशल बेनिफिट्स तो होंगे ही, लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म में भी। हो सकता है शॉर्ट टर्म में क्या है, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं हुआ, अब डेवलपमेंटल प्रोग्रेस वहां रुक गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखिए ना, वहां पर आपको क्लीन एयर मिलेगा, ग्रीन इन्वायरमेंट मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी मिलेगा, तो नेचर्स प्रोटेक्शन वहां पर इंश्योर रहेगी। हर जगह हम शॉपिंग मॉल बिठाने चले गए तो देयर विल बी कंप्लीट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट्स व्हाई environment is degrading, the quality of air is degrading. ओके, सो ये कुछ हमने आपको बेसिक्स से बताया कि व्हाई EIA इज नेसेसरी विद द केस स्टडी विद द एग्जांपल। अब कोई भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा EIA क्या होता है भाई, क्या मैकेनिज्म होता है।
बाकी अब तो कुछ फैक्चुअल पार्ट्स हैं जो आपको समझने, मेन चीज तो मैंने आपको बता दिया। तब आपने EIA क्लियर हो गया आपका। नाउ वी विल बी मूविंग कि इंपॉर्टेंस क्या है, जैसा कि हमने टॉपिक सेग्रीगेट किया था। दूसरे नंबर पर क्या है, व्हाई इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज नीडेड, क्यों जरूरत है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, पहली बात तो अवेयरनेस एंड प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग, कि भाई नुकसान क्या होगा, फायदे क्या होंगे, कितना नुकसान होगा, क्या प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं है। ओके, द नेक्स्ट इज इट लोवर्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रपोजर एंड द लोकल कम्युनिटी। अब यहाँ पर क्या है, EIA में लोगों की भी सलाह ली जाती है, पब्लिक पार्टिसिपेशन किया जाता है, स्टेक होल्डर्स से राय विचार लिया जाता है कि आप बताइए क्या नुकसान होगा अगर लागू होता है। तो इससे क्या है कि बाद में कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। जैसे आप देखेंगे पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन होता था, एंटी टेहरी डैम आंदोलन हुआ, तो लोग कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को बचाने लगते हैं ना, और ये जरूरी भी है। इसलिए पहले ही हम कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कर ले, तब हम प्रोजेक्ट को लागू करें, ये चीज हो सकती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तीसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स, कि हमें समस्या पता चल गया ये है, तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। देन वी कैन हैव मेजर एडवर्स इम्पैक्ट प्रोडिक्शन, भविष्य में क्या मेजर इम्पैक्ट हो सकता है, एनवायरमेंट, पीपल, सोसाइटी, वो सब हम असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि जो हम असेसमेंट करते हैं ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीट जस्ट असेसमेंट करते हैं, क्योंकि वहां पर भी बायसनेस होता है। जो कंपनी प्रोजेक्ट असेसमेंट करती है तो एक्चुअली वो डाटा के साथ मिसमैच करती है, बायसनेस करती है, ताकि उसके फेवर में अप्रूवल मिल जाए, है ना। तो ये सब भी होता है, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करने वाले, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। ऐसे अल्टरनेटिव डिजाइन, चलो ये डिजाइन सही नहीं है तो दूसरा डिजाइन लगा दे, वहां पर अगर हम कोल का एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर रिन्यूएबल लगा सकते हो। तो ये सब कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस हो सकते हैं। फिर क्या है, स्क्रीनिंग आउट एंड अर्ली विथड्रॉल ऑफ इन्वायरमेंटली अनसस्टेनेबल प्रोजेक्ट। तो भाई जो प्रोजेक्ट अनसस्टेनेबल है, नुकसान ही नुकसान पहुंचाएगा, उसको हरी झंडी नहीं मिलेगी, है ना। उसके बाद देखिए, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है। तो ये कुछ इम्पैक्ट इम्पोर्टेंस हमने देखा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से ये जो इनिशिएटिव है समझ में आ रहा होगा। इसी बात पर आप लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी, फॉर यू एज वेल, सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर innovative and creative lecture for you in the coming times. So now we are focusing on objectives of environment impact assessment, जो ब्रिटलैंड कमीशन ने आउटलाइन किया है। अब यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो ब्रिटलैंड कमीशन है, ये एक्चुअली कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिया था। ठीक है, कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो यहीं से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर कार्य करना भी शुरू किए थे। तो इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का। तो पहली बात तो ये है कि जो प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे, प्रोजेक्ट की जो डिजाइनिंग होगी उसमें ग्रीनर अप्रोच ज्यादा होगा, यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा या फिर सस्टेनेबल होगा। अगर सस्टेनेबल नहीं है तो अप्रूवल नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या है, जो रिसोर्सेस है दे आर यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली एंड अप्रोप्रिएटली। देन वी हैव आइडेंटिफाइंग एप्रोप्रिएट एक्शंस, सो दैट हम इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट को कम कर सके। देन वी कैन हैव इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग बाय हैविंग द रिलायबल डाटा that got collected by various authority, by the project proponents, etc. Then protecting the health and safety of the people, ये तो बात है ही, पूरा एनालिसिस के बाद ही तो प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलता है। Then we also preserve the ecology, natural environment, resources, जिसको इवोल्यूट किया गया है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, इवोल्यूट किया तो हमने पता चला कि भाई वेस्टर्न घाट को नुकसान हो सकता है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट अप्रूवल रेगुलेटेड तरीके से देंगे या फिर नहीं देंगे। कोई ज्यादा सेंसिटिव प्रोजेक्ट है तो उसका अप्रूवल नहीं मिलेगा, है ना। तो मैंने केस स्टडी दिया है एक्चुअली। तो ये कंप्लीट आपका सेकंड सेक्शन हुआ। अब बात करते हैं कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के। तो भाई क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है जब हम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो पार्टिसिपेशन होता है वेरियस स्टेक होल्डर का, उनके इनपुट्स लिए जाते हैं। ओके, जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनके सजेशंस लिए जाते हैं, उनके कंसर्न्स देखे जाते हैं और उस पर रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ओके, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी भी आती है। जैसे जो भी EIA रिपोर्ट तैयार किया गया है तो उसको
पब्लिक हियरिंग के लिए ओपन किया जाता है और लोग उसे देखते हैं, समझते हैं, अवेयर होते हैं और उसके बाद अपने कंसर्न्स भी रेज कर सकते हैं। ओके, वाया प्रॉपर public access to the information. Then we have the efficiency, like जो environment impact assessment किया जाता है उसमें ये इंश्योर करे कि जो cost होगा assessment का वो कम से कम हो और ताकि ease of doing business ना प्रभावित हो। अब पता चला कि cost काफी ज्यादा हो जाएगा तो जो कंपनी है वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने से पीछे हटेंगे, ऐसे में डेवलपमेंट भी तो प्रभावित हो सकता है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है क्योंकि वी हैव द रिपोर्ट, वी हैव ईच एंड एवरी डिटेल्स रिगार्डिंग द इम्पैक्ट। देन वी हैव द क्रेडिबिलिटी लाइक इन्वॉल्विंग प्रोफेशनलिज्म, विगोर, फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी एंड बैलेंस। और इसमें क्या होता है कि जो भी आपका प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स होते हैं जो EIA तैयार करते हो तो उसको स्क्रूटनाइज भी करती है गवर्नमेंट। अब ऐसा नहीं होगा ना कि भाई प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स प्राइवेट सेक्टर है और स्क्रूटनाइज भी वही कर रहा है, तब तो वो अपने फेवर में सब कुछ करेगा। इसलिए जो भी EIA रिपोर्ट तैयार किया जाता है उसको फिर गवर्नमेंट स्क्रूटनाइज करती है, तो इससे क्या होता है आपका क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। ओके, बाकी कोस्ट इफेक्टिव है, इंटीग्रेटेड है क्योंकि EIA जो किया जाता है ऐसा नहीं कि सिर्फ एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव बल्कि सोशल पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव, वो सब को कंसिडर किया जाता है। देन वी हैव द प्रैक्टिकलिटी लाइक based on the inputs we take the decision and also we provide alternatives to the problem that are associated with the project। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देखने को मिलेगा which is acceptable to the people and that can be implemented। तो ये पूरा जो समरी है वो आपको दिया गया है, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया विद एग्जांपल्स, तो आप देख सकते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द EIA। तो इतना कवर करने के बाद नाउ वी आर मूविंग टू द प्रोसेस ऑफ द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। क्या प्रक्रिया होती है, तो आप बस टारगेट देखते रहिए कि हमने जो टॉपिक ऊपर मेंशन किया है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में जो सबसे पहला प्रक्रिया होता है वो है आइडेंटिफिकेशन करना। कोई एरिया पर मैं प्रोजेक्ट लगाने जा रहा हूँ तो हम क्या करेंगे EIA के अंतर्गत, वहां पर प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंट इम्पैक्ट क्या होने वाला है लोगों पर, एरिया ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा और कितने डेप्थ पर इम्पैक्ट हो सकता है, वो सब हम देखेंगे। और उसके साथ साथ ये भी हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटीज ऑफ द मिटिगेशन और द सॉल्यूशन क्या है एंड ऑल्सो वी मॉनिटर द प्रोजेक्ट। देन वी हैव द स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब ये हुआ कि हम प्रोजेक्ट को कैटेगराइज कर देते हैं कि भाई इसका EIA किया जाना चाहिए या नहीं। अब हर प्रोजेक्ट के लिए तो EIA जरूरी भी नहीं है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग करने जा रहे हैं, वहां पर भी पता चला EIA लगाने जा रहे हैं, तो भाई ऐसे में फार्मर्स है या फिर कोई अदर प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स है वो डिसइंसेंटिवाइज होंगे, और जहां डिसइंसेंटिवाइज होंगे वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो प्रभावित होगा। सो दैट्स वाई हर प्रोजेक्ट के लिए स्क्रीनिंग नहीं की जाती है। जो प्रोजेक्ट काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर इन्वायरमेंटली अनसस्टेनेबल है तो उनके लिए स्क्रीनिंग की जा सकती है, और वो हम देखेंगे हम अपनी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 के नोटिफिकेशन में कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स किया गया है। ओके, उसके बाद है स्कोपिंग अल्टरनेटिव कि भाई लेट से पार्टिकुलर लोकेशन पर वो जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इशू, तो हम दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। ओके, उसके बाद इम्पैक्ट प्रोडिक्शन कि क्या इम्पैक्ट होगा। अगर इम्पैक्ट प्रोडिक्शन हमने कर लिया तो फिर मिटिगेशन के लिए कुछ रास्ते या सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। देन वी हैव द रिपोर्टिंग बाय द प्रोजेक्ट अथॉरिटी एंड जो प्रोजेक्ट अथॉरिटी है वो बेसिकली डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगी, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट तैयार करेगी, बाद में इसी रिपोर्ट को एनालाइज करती है गवर्नमेंट और फिर वो देखती है कि भाई अप्रूवल दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। और ये जो अप्रूवल है या तो स्टेट लेवल पर हो सकता है या फिर सेंट्रल लेवल पर ही हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, देन वी हैव द पब्लिक हियरिंग। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है पब्लिक हियरिंग, क्योंकि भाई जहां पर हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वहां के जो लोकल पीपल है
उसके ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है, अगर हमने उसका रेस्पॉन्स नहीं दिया, उसके इनपुट्स नहीं दिए, तो बाद में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, बाद में वहाँ के लोगों के हेल्थ पर नुकसान हो सकता है, लाइवलीहुड पर नुकसान हो सकता है। दैट्स व्हाई द कंपोनेंट ऑफ पब्लिक हियरिंग इज द फंडामेंटल टू द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। एंड जो लोग रहते हैं प्रोजेक्ट साइट के नज़दीक आसपास, तो उनसे सजेशन लिया जाता है, और इसमें लोकल रेसिडेंट्स हो सकते हैं, लोकल एसोसिएशन हो सकते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। देयर आर मेनी मोर कंपोनेंट ऑफ दिस। वो टाइमिंग निकाला जाता है कि भाई इस दिन से पब्लिक हियरिंग होगा, ऑल द रिक्वायर्ड पर्सन और द स्टेक होल्डर आर रिक्वायर्ड टू कम एंड गिव देयर ओपिनियन, सजेशंस, वो सब होते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, रिव्यू होता है कि एक बार जब फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, सब कुछ आकलन कर लिया गया, जो भी डाटा फैक्ट है सब कुछ रिपोर्ट में आ गया है, तो उसको रिव्यू किया जाएगा बेस्ड ऑन द कमेंट एंड इनपुट फ्रॉम द स्टेक होल्डर। ओके, देन आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस वी टेक द डिसीजन। मतलब ये है कि इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी अलोंग विद द एक्सपर्ट्स, प्रोजेक्ट इंचार्ज जो होते हैं उसके साथ कंसल्ट करके फिर फाइनल डिसीजन लेते हैं कि भाई अप्रूवल करना है, नहीं करना है। अप्रूवल करना है तो कुछ रेगुलेशंस के साथ करना है, या फिर रिजेक्ट कर देना है, सब डिसीजन होता है। देन वी हैव द मॉनिटरिंग, यानी कि जो आपका इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का वेरियस फेजेज होता है। अब एक ही बार में प्रोजेक्ट तो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगी, फेजेज बाय फेजेज होंगे। हाँ चलो ठीक है, बेस लगा, उसके बाद दूसरा कंपोनेंट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ। तो भाई जो भी फेज है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के, तो उस फेज में जो बातें कही गई एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में कि इस फेज में इतना नुकसान होगा, इतना दिक्कतें आएंगी, इतना डिफोरेस्टेशन होगा, तो वो फुलफिल हो रही है या नहीं, ये मॉनिटरिंग भी की जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेज में बोला गया कि भाई 2 हेक्टेयर लैंड में जो फॉरेस्ट है उसको काटा जाएगा, तो पता चला कि भाई 5 हेक्टेयर लैंड वाला फॉरेस्ट काट दिया गया, तो ये तो नहीं होगा ना। तो ये होता है मॉनिटरिंग, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अल्टीमेटली फिर ये भी होती है ऑडिट ऑफ द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज कैरिड आउट सम टाइम आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तभी ऑडिटिंग की जाती है, ताकि कंप्लायंस मेंटेन की जा रही है नहीं प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा। तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है, बट अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। अदरवाइज एक बार वेस्टर्न घाट या कोई इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरिया डिग्रेड हो जाती है, क्वालिटी खत्म हो जाती है, तो रिकवर होना बड़ा मुश्किल है। और चीजें आप देख रहे हैं, डेवलपमेंट जिस प्रकार से चल रही है, वापस से उस इन्वायरमेंट को लाना जो पहले था वो नहीं हो सकता है, क्योंकि काफी फास्ट ट्रैक से चेंजेस हमें देखने को मिल रही है। एंड इंडिया इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल टू बी रिफ्लेक्टेड अपॉन। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हुआ, हमने पूरा जो प्रोसेस है EIA का वो भी बता दिया है आपको। कुछ कीवर्ड्स आप देख सकते हैं, याद रख सकते हैं, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ये जो 3P है, प्रो, पीपल, प्लैनेट, यहाँ पर तो वैसे दिया है पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट। ओके, तो ये सब कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं। और हम चाह रहे हैं कि कीवर्ड के लिए एक अलग से आपको PDF दे दिया जाए, ताकि लास्ट मोमेंट में जब आप एग्जाम के काफी नजदीक होंगे तो उस कीवर्ड को आप रिवाइज करके जाएं, और अल्टीमेटली आप उस कीवर्ड को यूज कर सके, जो आपके आंसर राइटिंग मार्क्स में इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली लाने वाली है। So now we are moving on the environment impact assessment notification 2006। तो आप देख लीजिए 2006 से ये EIA नोटिफिकेशन लाया गया है, एंड अल्टीमेटली ये जो आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है ना, इसके अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, अगर प्रीलिम्स में पूछ दिया जाएगा कि EIA नोटिफिकेशन अंडर विच एक्ट इश्यू किए जाते हैं, तो आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, और जब ये EIA लाया गया नोटिफिकेशन, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई कि जो अप्रूवल प्रोसेस है प्रोजेक्ट का, किसी भी प्रोजेक्ट का जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है, उसको डिसेंट्रलाइज किया गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पर पब्लिक हियरिंग का जो कंसेप्ट है उसको लाया गया, पब्लिक ओपिनियंस, इन्वायरमेंटलिस्ट के ओपिनियंस को भी कंसिडर किया जाता है, बट एट लाटर स्टेज ऑफ द रिव्यू प्रोसेस, इनिशियल स्टेज में नहीं। यही एक दिक्कत भी है।
अब देखिए, जो प्रोजेक्ट्स हैं अंडर द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006, दो कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स रखा गया है। एक तो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट है, दूसरा है कैटेगरी बी। तो जो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट है ना, तो इन प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल रिव्यू पूरा सेंट्रल लेवल पर किया जाता है। जैसे आपका जो नेशनल लेवल अप्रूवल कमेटी होती है, नेशनल लेवल इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी होती है, वो प्रोजेक्ट का रिव्यू अप्रूवल करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि जो प्रोजेक्ट लाया जाता है, ओके, तो ये जो एनवायरनमेंट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार कौन करता है? मोस्टली प्राइवेट सेक्टर ही करते हैं। वो किसी को हायर कर सकते हैं एक्सपर्ट्स को EIA करवाने के लिए, पैसे देते हैं, फीस देते हैं, क्या दिक्कत है? और बाद में जो रिपोर्ट तैयार हो जाता है, उसकी रिव्यू या मॉनिटरिंग गवर्नमेंट एजेंसी करती है। तो इस डिफरेंस को आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज सब कुछ प्राइवेट करेगा तो वो तो अपने फेवर में ही डिसीजन देगा या फिर डाटा या फैक्ट्स रखेगा। ओके, तो ये चीज इसलिए सेग्रीगेट की जाती है। अब देखिए, जो कैटेगरी ए हो गया ये तो मैंने आपको बता दिया। जो कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स हैं, वो अप्रूवल या रिजेक्शन उसको मिलता है एट द स्टेट लेवल। ठीक है, तो स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी भी होती है, स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रूवल कमेटी भी होती है, जैसा हमने सेंट्रल लेवल पर देखा है। तो सेंट्रल लेवल पर कैटेगरी ए प्रोजेक्ट और स्टेट लेवल पर कैटेगरी बी प्रोजेक्ट। ओके, फिर देखिए जो आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 वाला है, इसमें 4 साइकिल्स या 4 स्टेजेज आते हैं। ओके, कौन कौन से वो 4 स्टेज हैं? तो सबसे पहला है आपका स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या होता है, जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई किस टाइप का प्रोजेक्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर प्रोजेक्ट के लिए EIA तो नहीं किया जाना चाहिए। पता चला प्रोजेक्ट को लागू करने में ही 100 साल लगे, तो फिर वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कब होगा? रेटिफिकेशन बढ़ जाएगा। तो वही प्रोजेक्ट जो इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली प्रोजेक्ट है, जिसका इम्पैक्ट असेसमेंट किया ही जाना चाहिए, तो उसके लिए EIA होता है। तो सबसे पहला स्टेज में आता है स्क्रीनिंग। इसमें ये देखा जाता है कि भाई कैटेगरी ए प्रोजेक्ट है या कैटेगरी बी प्रोजेक्ट है। ए है तो सेंट्रल लेवल करेगा, बी है तो स्टेट लेवल करेगा। उसके बाद बी में भी देखा जाता है कि भाई बी में किस टाइप का प्रोजेक्ट आ रहा है, कैटेगरी B1 प्रोजेक्ट आ रहा है या कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट आ रहा है। तो अगर B1 प्रोजेक्ट है तो उसमें मैंडेटरी है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना। लेकिन अगर कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट है तो वहां पर आपका मैंडेटरी नहीं है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। तो स्क्रीनिंग हो गया, पता चला किसका करना है किसका नहीं। अब क्या है, स्कोपिंग। ठीक है, स्कोपिंग की जाती है, देखा जाता है कि क्या इम्पैक्ट होगा, क्या नुकसान होगा, सब कुछ एनालाइज किया जाता है। उसके बाद पब्लिक हियरिंग की जाएगी, पब्लिक के इनपुट्स लिए जाएंगे, कमेंट्स लिए जाएंगे, इन्वायरमेंटलिस्ट के भी रिस्पॉन्स लिए जा सकते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके रिस्पॉन्स लिए जा सकते हैं, एंथ्रोपोजोनिस क्या बोलते हैं भाई, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उनके भी रिस्पॉन्स लिए जा सकते हैं, जो देखेगा कि सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकता है ना। तो ये आपका पब्लिक हियरिंग में आ सकते हैं। उसके बाद जाके अप्रूवल होगा या फिर रिजेक्शन होगा, वो निर्णय होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो मैंडेटरी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है वो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट के लिए और कैटेगरी B1 प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है। ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। बट ये सब डिस्कस करने के बाद क्या कुछ इश्यूज आ जाती हैं इस नोटिफिकेशन के साथ, क्या कमियां हैं? आप टॉपिक को फिर से याद करिए, हमने बता दिया आपको बेसिक्स, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव्स। नाउ वी आर कमिंग विद द लैकुनाज और द लूप होल्स। तो पहली बात तो ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी की कमी है। लाइक काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है अप्रूवल का, और इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। ओके, उसके बाद देखिए डैम्पन द स्पिरिट ऑफ लिबरलिज्म, लाइक कॉम्प्लेक्स रूल्स रेगुलेशंस फॉलो अप्स लीड टू रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ज्यादा है। ठीक है, अब पता चला कि जानबूझकर कोई ऑफिशियल क्लियरेंस नहीं दे रहा है, अप्रूवल नहीं दे रहा है, प्रोजेक्ट लाइसेंस देने में डिले कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पैसे चाहिए। तो यहाँ पर करप्शन का भी इश्यू आ जाता है। उसके बाद देख लीजिए स्क्रीनिंग। अब यहाँ पर जो स्क्रीनिंग का कंसेप्ट डाला गया है वो भी एक डाउट क्रिएट करता है। कैसे? अब कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट है जहाँ पर एग्जाम्पशन किया गया है, क्या पता इसमें कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी या फिर मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो प्रोजेक्ट्स में
जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बट क्योंकि ये B2 में आता है तो इसका EIA नहीं किया जाता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद पब्लिक हियरिंग प्रोसेस की बात करें तो आप देख लीजिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं जिसके एनवायरमेंटल सोशल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं उसको एक्सक्लूड किया जाता है फ्रॉम द मैंडेटरी पब्लिक हियरिंग्स, हालांकि वही बात हो गई। उसके बाद इम्पैक्ट प्रोडक्शन एंड असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, इसको आप थोड़ा सा समझिए। क्या है ना कि जो EIA किया जाता है मेनली अगर कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स वही करते हैं जो प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रहे हैं, तो वो अपने फेवर में डाटा इकट्ठा करेंगे, अपने फेवर में वो इम्पैक्ट इकट्ठा करेंगे, देख वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई इस प्रोजेक्ट से बहुत ही मिनिमम नुकसान होगा, ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है, उस प्रकार का डाटा फैक्ट ला कर देंगे। तो जो इम्पैक्ट प्रोडिक्शन है ना वो काफी लिमिटेड किया जाता है। अब 5 साल के लिए 6 साल के लिए इम्पैक्ट असेसमेंट कर लिया, लेकिन क्या पता 50 साल के बाद क्या हो, उसका असेसमेंट करने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए, उतना उन्होंने पैसा खर्च किया कि नहीं किया वो सब भी मायने रखता है। ओके, देन वी हैव द स्कोपिंग, लाइक अर्ली स्टेज में जैसा कि मैंने बताया पब्लिक कमेंट्स आर नॉट टेकन इनटू द अकाउंट व्हिच लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट एट द लेटर स्टेज, बाद में विरोध होता है, बाद में जो वहाँ के लोकल्स है वो विरोध करते हैं, प्रोजेक्ट रिजेक्शन भी हो सकता है। ओके, उसके बाद देखिए जो EIA टीम बनाई जाती है, चाहे प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट बना रही हो चाहे गवर्नमेंट वेरीफाई करने के लिए बना रही हो, तो इसमें एक्सपर्टीज की कहीं ना कहीं कमी होती है इन द वेरियस फील्ड, लाइक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट होने चाहिए, लेकिन पता चला कि जो कॉमन बस वेल एजुकेटेड है उसको शामिल कर लिया गया, तो उसके पास डेप्थ नॉलेज नहीं होगा, वो डेप्थ में जाके इम्पैक्ट को असेस नहीं कर सकेगा। या फिर अगर कोई इन्वायरमेंटलिस्ट की जगह पर जनरलिस्ट रखा गया है वो भी डेप्थ असेसमेंट नहीं कर सकेगा। जैसे होता है ना कि कोई बच्चा है क्लास 1 है और क्लास 10th है, तो क्लास 10th की जो नॉलेज होती है रिलेटिवली ज़्यादा होगी, तो कुछ भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर पूछा जाएगा तो क्लास 10 वाला ज़्यादा सॉल्यूशन बता सकता है, ज़्यादा इनोवेटिव सॉल्यूशन बता सकता है रादर देन क्लास 1। अगर प्रॉपर स्टडी क्लास 10 वाले ने की हो, पता चला क्लास 10 वाले ने पढ़ाई नहीं कभी, तो फिर क्या है, तब तो बात ही अलग है ना? तो इसीलिए ये चीज़ें ज़रूरी होती है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन 2020। अब ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि आप थोड़ा सा PYQ देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम PYQ देखने के लिए चले तो देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज द ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 डिफर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग EIA नोटिफिकेशन 2006। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके आपको दिखाया है कि देयर इज ए नीड टू अंडरस्टैंड कि कभी भी अगर ये कुछ चेंजेस किए जाते हैं इन्वायरमेंटल लॉज में तो कंपैरिजन पूछ लिया जाता है। लाइक इससे पहले एक और क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपको दिखाया था शायद, किसी अमेंडमेंट का ही था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, बट आप प्रीवियस लेक्चर में सुन सकते हो, उसके बारे में मैंने बताया। अगर आपको याद आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पिन डाउन करेंगे। ओके, तो आप समझिए, इसलिए हमें ड्राफ्ट पढ़ना है। लेकिन खास बात ये है ना कि ये जो ड्राफ्ट EIA है ये एग्जिस्टेंस में आया नहीं, क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा विरोध हुआ था इस ड्राफ्ट को लेकर, इन्वायरमेंटलिस्ट कॉलमनिस्ट कॉलम पे कॉलम लिखते जा रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहा था न्यूज़पेपर पे, मीडिया पे, तो इसलिए इसको नोटिफाई नहीं किया गया। तो इसमें हम जो कमजोरियां हैं इसकी उसको हम एनालाइज करेंगे बाय लुकिंग ऑल ऑफ देम, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले EIA नोटिफिकेशन 2006 के फीचर्स देखते हैं। तो इसमें जो कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट है दो कैटेगरीज में था, कैटेगरी ए कैटेगरी बी, कैटेगरी बी का भी अपना अलग सेक्शन था। उसके बाद देखिए जो कैटेगरी अप्रेजल अथॉरिटी है, कैटेगरी ए कौन करेगा, सेंट्रल लेवल पर होगा, कैटेगरी बी जो है स्टेट लेवल पर होगा, और कमिटीज भी है, अप्रेजल कमिटी नेशनल और सेंट्रल स्टेट लेवल पर। देन इसमें क्या था, EIA 2006 वाले में इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को भी तवज्जो या फिर वैल्यू दी जाती थी, लाइक क्वालिटी ऑफ EIA पर ज्यादा फोकस किया जाता था। ओके, एंड ये भी कोशिश की जाती थी कि जो डिले है वो कम हो, प्रोजेक्ट अप्रूवल में जो डिले है वो कम हो। उसके बाद देखिए पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस का भी टाइमिंग अच्छा खासा था, लाइक समझिए कि 30 दिन का टाइमिंग दिया जाता था, 30 दिन पहले नोटिस दिया जाता था कि भाई पब्लिक हियरिंग हम करेंगे। ओके, और इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोकल लोग थे उनकी राय ली जाती थी, कॉरेस्पॉन्डेंस कोई दूसरे जगह पर रह रहे हैं लेकिन वो एक्सपर्ट हैं तो उनकी भी राय ली जा सकती थी।
तो ये है आपका पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस। ओके, लेकिन जो आपका EIA नोटिफिकेशन 2020 आया, इसमें क्या हुआ, जो पब्लिक हियरिंग्स की टाइम है उसको कम की गई। जैसे देखिए, जो आपका 2006 वाला था उसमें 30 दिन पहले नोटिस दिया जाता था कि भाई हम पब्लिक हियरिंग करने वाले, अब समय से पहले हमने नोटिस दिया, तो जाहिर सी बात है जो भी इन्वायरमेंटलिस्ट होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे, वो अब बहुत सारे डाटा, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन इश्यूज के साथ तैयार होकर डिबेट करने आएंगे, अपनी बात रखेंगे। अब 20 दिन पहले हम नोटिफिकेशन कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तैयारी कमजोर रहेगी। जैसे UPSC का नोटिफिकेशन निकलता है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए, पता चला 5 दिन का ही टाइम दे के भाई भर लो फॉर्म, तो पता चला किसी का डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है या फिर कोई पहली बार भर रहा है, तो दिक्कतें आ सकती है। वही चीज यहाँ पर भी लागू होता है। फिर देखिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को एग्जेम्पशन कैटेगरी में रखा गया था अंडर द ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन। ओके, जैसे B2 तो चलो एग्जेम्पशन में ही था, लेकिन कुछ और प्रोजेक्ट जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, जो ऑफशोर एंड ऑनशोर ऑयल गैस एंड शेल गैस प्रोजेक्ट है, तो ये EIA से बाहर रखा गया था। उसके बाद देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो 25 मेगावाट तक का है, तो उसको भी बाहर रखा था, लेकिन इम्पैक्ट तो इसका भी होने वाला है ना, तो ये सब भी एक हर्डल्स थी। उसके बाद ये दिक्कत भी आई, पोस्ट क्लियरेंस कंप्लायंस। ओके, उसके बाद क्या है, एनुअल सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स। ये जो आपका 2006 वाला था, इसमें क्या था कि 6 महीने के भीतर भीतर आपका कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करना पड़ता था, लेकिन जो ड्राफ्ट 2020 वाला है, इसमें 1 साल में आप रिपोर्ट सबमिट करिए। तो भाई फ्रिक्वेंटली करता था रिपोर्ट, तो इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी बनी रहती थी। अब 1 साल में करेगा, तो 1 साल में क्या चेंजेस उसने कर दिया, क्या पता। उसके बाद क्या दिक्कत थी कि जो रिपोर्ट है वो तो गवर्नमेंट को सबमिट करती थी, लेकिन गवर्नमेंट कोई कंपल्सरली उस रिपोर्ट्स को पब्लिसाइज नहीं करती थी। ठीक है, तो नो पब्लिक रिपोर्टिंग फॉर नॉन कंप्लायंस, कि अगर कोई कंपनी या प्रोजेक्ट नॉन कंप्लाई कर रहा है EIA नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो फिर वो पब्लिश नहीं करती है, वो भी एक दिक्कत है। उसके बाद एक अलग से कंसेप्ट लाया गया पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का, इसको भी समझिए। पोस्ट फैक्टो नाम मतलब क्या हुआ कि भाई लेट्स से कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोजेक्ट का हमने किया, ठीक है, अब क्या है कि जब हमने कर दिया, उसके बाद गवर्नमेंट के पास जाएगा अप्रूवल या डिसअप्रूवल होने के लिए, तो जब तक वो अप्रूवल या डिसअप्रूवल ना हो जाए, उसके बीच में ही प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, वह प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो, जब क्लियरेंस आएगी तब आएगी। तो आप समझिए कि ये कितना बड़ा दिक्कत है कंपनी के लिए भी, और फिर जो स्टेक होल्डर्स एसोसिएटेड है, जो लोकल्स हैं या फिर जो इन्वायरमेंट खतरे में आ गए। कैसे कि भाई प्रोजेक्ट अब पता चला बाद में गवर्नमेंट रिजेक्ट कर दे, तो इसका मतलब क्या, प्रोजेक्ट तो यहाँ पर आधा अधूरा काम हो गया पूरा, तो ऐसे में कंपनी की कॉस्ट भी गई। ठीक है, और क्या पता गवर्नमेंट जो है और प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट उसके साथ साठगांठ हो जाए, और फिर कुछ पैसे वैसे दे के एडजस्ट हो जाए, करप्शन करके एडजस्ट हो जाए और बोले कि ठीक है भाई मैनेज कर लो, तो मैनेज कर दिया जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका है, एनवायरनमेंट का है या फिर लोकल्स का है। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू था, इस पर कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है उसने भी कंसर्न्स रेज किया था। जैसे आप देखिए यहाँ पर क्या बोला था जुडिशरी ने, इन द केस एल्मेबिक फार्मास्यूटिकल वर्सेस रोहित प्रजापति अप्रैल 2020, कि इन्वायरमेंटल लॉ कैन नॉट काउंटरनेंस द नोशन ऑफ एन एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। और वैसे भी ये लॉजिकली सही नहीं है, ये थोड़ा सा सोचिए, लॉजिकली सही नहीं है कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो है बाद में अप्रूवल मिले उससे पहले प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, तो ये है अल्टीमेटली। तो करंट स्टेटस यही है कि काफी ज्यादा विरोधाभास हुआ था, क्रिटिसाइज हुआ था, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने इसे नोटिफाई नहीं किया है, अभी भी ये ड्राफ्ट स्टेज में है, तो दैट इज ए ह्यूज सक्सेस आप कह सकते हैं। ओके, तो क्या इश्यूज एसोसिएटेड है विद दिस ड्राफ्ट EIA 2020, तो वही है, ओपन्स द फ्लड गेट ऑफ वायलेशंस, लाइक ये जो पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस की बात हमने की, तो भाई ऐसे में इंडस्ट्री जो है वो विदाउट बॉर्डरिंग
अबाउट द क्लियरेंस इशू वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे, बाद में जो है कुछ हेरा फेरी करके अप्रूवल ले सकते हैं। ये स्कोप तो बनता है ना, ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, इस सब चीज़ों का होता है क्योंकि पैसे होते हैं इनके पास, गवर्नमेंट के साथ लिंकेजेस भी होती हैं। ओके, उसके बाद देखिए इट स्ट्रेंथेंस द गवर्नमेंट बट वीकेंस द पब्लिक। क्यों? क्योंकि शॉर्ट नोटिस पीरियड का कंसेप्ट ले आया गया था भाई, 20 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, पहले क्या था 30 दिन, तो ये भी दिक्कत थी। फिर देखिए जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है उसको आसानी से क्लियरेंस मिल जाएगा। अगर कोई प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया तो उसको EIA में या तो एक्सेप्शन मिल जाती है या फिर EIA रूल्स लैक्स हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद देखिए रिड्यूस टाइम मीन्स रिड्यूस्ड अवेयरनेस, ये हो गया क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि भाई पब्लिक जो है या फिर जो स्टेक होल्डर्स है उसको डाटा गैदर करना, इश्यूज कंपाइल करना, उन सब में टाइम लगता है। ठीक है, फिर देखिए सेक्टर वाइड EIA नीडेड, यानी कि अब वन अम्ब्रेला डज नॉट फिट्स फॉर ऑल। अब कोई पावर सेक्टर इस्टेब्लिश कर रहा है, पावर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहा है, तो उसका जो EIA है वो डिफरेंट एंगल से हो सकता है, कुछ एडिशनल एंगल्स उसमें शामिल की जा सकती है। कुछ शॉपिंग मॉल इस्टेब्लिश हो रहा है तो उसका EIA एंगल डिफरेंट हो सकता है। ओके, और कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश करना चाह रहा है तो उसका एंगल दूसरा हो सकता है। तो ये होता है सेक्टर स्पेसिफिक। ओके, उसके बाद देखिए क्वालिटी ऑफ EIA रिपोर्ट्स, मतलब जो चेकलिस्ट है, जिस कंडीशन एलिजिबिलिटी पर हम EIA एसेस करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी पर क्या इम्पैक्ट होना चाहिए वो सब भी शामिल करे, जो लोकल्स हैं ट्राइबल्स से उनके लाइवलीहुड पर क्या असर पड़ेगा उन सबको भी कंप्रिहेंसिवली टैकल किया जाना चाहिए। बाकी है आपका पब्लिक हियरिंग्स। तो देखिए यहाँ पर ये बोला गया कि जो पब्लिक हियरिंग्स है जहाँ पर जनता के कमेंट्स राय विचार लिए जाते हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स के लिए होना चाहिए जहाँ पर भी इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट्स नजर आ रहा हो, क्योंकि बहुत बार क्या होती है ना, गरीबों की आवाज दबा दी जाती है। ओके, ये बहुत बार आपने देखा होगा, एक आदमी अगर आवाज उठा रहा है तो उसको उतना ज्यादा फोकस नहीं मिलता, लेकिन अगर 50 आदमी आवाज उठा रहे हैं तो उस मुद्दे को हवा मिलती है। पूरा जो मीडिया है सब कुछ यही खेल पर तो चलता है। तो आर यू एग्रीइंग विद दिस पॉइंट्स? तो अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए यस। एंड कैसा लग रहा है आपको ये इनिशिएटिव, जरूर बताते चले सो दैट वी कैन ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई आपको समझ में आ रहा है, और जिस टाइप से हम आपको समझा रहे हैं उस टाइप से आपको मजा भी आ रहा है, कंसेप्ट लिंक कर रहे हैं, और definitely it is going to help you in lot of ways for tackling your UPSC examination, whether it is mains or the prelims or the interview as well। ठीक है, इंटरव्यू भी मान के चलिए कि आपका यहाँ पर इंटरव्यू की भी तैयारी हो रही है, कोई अगर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप इन सब मुद्दों पर फोकस कर सकते हैं, इन सब मुद्दे पर बात कर सकते हैं। EIA होना चाहिए, ठीक है, नोटिस पीरियड को कम किया गया था, बिकॉज इंटरव्यू ऑल्सो कंटेन्स डाइवर्सिटी ऑफ द क्वेश्चन, किस एंगल से कैसे पूछ लिया जाए वो भी आपको नहीं पता, तो दिमाग में रहेगा बस ये कि हाँ चलो इंटरव्यू में भी काम आ सकता है, तो आपका माइंड अलर्ट रहेगा कि हाउ इट कैन बी यूजफुल, and accordingly your mind adjusts to give you the required facts or the data as per the need and the time as well as the concerns। okay, तो वे फॉरवर्ड क्या है भैया, स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, और ये जो पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस वाली बात है उसको प्रिवेंट किया जाए, ना ही दे तो बढ़िया है। ओके, स्ट्रिंजेंट पेनल्टी होनी चाहिए फॉर नॉन कंप्लायंस एंड टाइमली इन्फोर्समेंट ऑफ द रूल्स रेगुलेशंस होनी चाहिए। फिर देखिए डाटा की क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी दोनों इंप्रूव करने की जरूरत है, और इसके लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक सैटेलाइट इमेज, GIS, जियोग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम, to monitor the impact, to prepare the assessment report, to ensure accuracy and updated data। okay, उसके बाद देखिए enhancing the capacity and expertise as well, उसमें जो आपके टीम बनाए जाएंगे EIA में उसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ओके, ये सब है, जैसे जो आपका प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है वो EIA टीम लीड से बनाता है, तो एक कंडीशन होनी चाहिए गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में कि भाई मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस ये होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशंस ये होनी चाहिए, और इवन जो EIA प्रैक्टिशनर्स है उसके एक्रेडिटेशन होने चाहिए, भाई उसका पहचान होना चाहिए कि हाँ तुम एक्रेडिटेड वेरीफाइड EIA प्रैक्टिशनर हो या नहीं है। जैसे जजेस क्या होते हैं, जज की भी वेरिफिकेशन होती है कि भाई तुम जो हो
वेल क्वालिफाइड जज हो या नहीं हो, बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, वो सब होता है। ओके, तो ये काम हो गया आपका। अब हम देखते हैं कुछ सक्सेस स्टोरीज विच यू कैन यूज, यू कैन इनकॉर्पोरेट इन मेंस आंसर राइटिंग। तो कुछ सक्सेस स्टोरीज भी याद रखिए। जैसे एक केस स्टडी है गुजरात रिलायंस इंडिया लिमिटेड रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। तो जब ये रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट लाया गया था तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी छिड़ी थी कि भाई इससे जो है इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, पॉल्यूशन होगा, एयर वाटर लैंड पर प्रभावित होगा। तो ईआईए किया गया था इसका, कंप्रिहेंसिव ईआईए। तो अल्टीमेटली जो रिकमेंडेशंस या चेंजेस बताई गई ईआईए रिपोर्ट के आधार पर वो फिर अडॉप्ट किया गया। तो जो इम्पैक्ट हो सकते थे ग्रेटर लेवल पर इन्वायरमेंट को, वो मिनिमाइज हुआ। ठीक है, तो आप देखिए लाइक अपग्रेडिंग लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, मैनेजिंग पोल्यूशन, ये सब एक्शंस भी लिए गए। उसके बाद है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। इसमें क्या है, ये जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव है, ये बुलेट ट्रेन का इनिशिएटिव है मुंबई गुजरात वाला। तो इसके लिए भाई रास्ते निकाले जाएंगे, तो रास्ते निकाले जाएंगे तो डिफोरेस्टेशन होगा, लैंड क्लियरेंस होगा, बहुत कुछ हो सकती है। तो पता चला कि ईआईए के बाद कि वाइल्ड लाइफ वाटर रिसोर्सेज को बहुत नुकसान हो रहा है जिस पाथवे को आइडेंटिफाई किया गया है, जिस रास्ते को आइडेंटिफाई किया गया। तो फिर क्या हुआ भाई, रास्ता ही चेंज कर दिया गया ताकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम किया जा सके। तो ये हुआ आपका कंप्लीट सेक्शन नंबर, कौन सा सेक्शन था, आई थिंक 5 था ना। चलिए आप देख लीजिएगा वैसे। तो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, इन्वायरमेंटल सप्लीमेंट प्लान। ये ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में तो पूछा नहीं जाएगा, बट कीवर्ड के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो इन्वायरमेंटल सप्लीमेंट प्लान होता है, ये बेसिकली क्या है, कोई प्रोजेक्ट या एक्टिविटी विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ कि इसका इन्वायरमेंट सप्लीमेंट प्लान करना है, बट जो वायलेटर है ईआईए नोटिफिकेशन के, तो वो जो है इस इन्वायरमेंटल सप्लीमेंट प्लान को कैरी ऑन कर सकता है, ताकि ये देखा जाए कि भाई आपके जो प्रोजेक्ट है वो सच में इन्वायरमेंट को नुकसान कर रहे हैं, और पता चलता है कि नुकसान कर रहे हैं तो वो एक्शन ले सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंडेटरी नहीं, इट इज़ नॉट लीगली मैंडेटेड कि कोई प्रोजेक्ट जो रनिंग है उसका ईएसपी किया जाए। ऐसे में तो आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे देश में वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को एट ए सर्टेन लिमिट नुकसान तो पहुंचा ही रही। अब सबका ईएसपी करना शुरू कर दे तो पता चला बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगे, तो इट विल हैम्पर द इकोनॉमी एज वेल। तो यहाँ पर डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच फाइट चल रही है, जहाँ पर हमें डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव ज़्यादा विन करता हुआ दिख रहा है ना। सो वी हैव कंप्लीटेड अप टू 50% आई कैन सी। बस अब थोड़ा सा ही बचा है, एंड बस आप ये बताते चलिए कि इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लेक्चर, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, लिंकेजेस कर पा रहे हैं या नहीं, ये सब आप बताते चले ताकि हम भी समझे कि यस यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। एंड नाउ अब खत्म ही है, ठीक है, तो चिंता नहीं करना है, वी आर हियर फॉर यू। देखिए परिवेश पोर्टल, परिवेश पोर्टल क्या है कि भाई इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना है। तो पहले क्या होता था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, पता चला दिल्ली आ रहे हैं क्लियरेंस लेने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए, या फिर स्टेट ऑफिस जा रहे हैं, तो भाई ऐसे में टाइम भी जाता है और पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, उसके बाद रेड टेपिज्म भी होता है, भाई टेबल के नीचे से पैसे लिए जाते हैं एज ए करप्शन मीन्स। लेकिन अब क्या है, डिजिटाइजेशन या टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट ये हुआ है कि अब अप्रूवल आसानी से मिल सकते हैं विदाउट पार्टिकुलर डिले। क्यों, डिजिटली मिल जाएंगे, हमने अप्लाई किया वेबसाइट पर और जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री उसके पास गया और अल्टीमेटली जो भी रिपोर्ट्स डाटा पब्लिश करने वो सब अपलोड होकर फिर मिनिस्ट्री उसको देखेगी या स्क्रूटनाइज करेगी, उसके बाद हाँ या ना में जवाब देगी। दैट इज द सिंपल अप्रोच। जैसे आप देखिए ना कि आप एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं, पहले क्या होता था ऑफलाइन भरे जाते थे, तो ऑफलाइन भरने में भाई बहुत सारे पचड़े आते हैं, है ना, डिले होता है। तो इफिशियंसी का बेस्ट एग्जांपल है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स इफिशियंसी एज वेल। एंड अभी आप देखिए सुन रहे हैं हमारे लेक्चर, कहीं से कहीं सुन रहे होंगे, आप कहाँ के होंगे, हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी विच ब्रिंग्स इफिशियंसी टू द लाइफ स्टाइल। ओके,
हालांकि नुकसान भी है बट फायदे हैं, इसलिए लोग यूज भी कर रहे हैं। ओके, तो परिवेश पोर्टल क्या है? क्रूशियल वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म इन इंडिया फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस टू गेट द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। 2018 में से लॉन्च किया गया था एंड वाया दिस वी कैन सबमिट द अप्रूवल, सबमिट फॉर अप्रूवल, ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग सब कुछ की जा सकती है, इवन द कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंसेस एज वेल। तो बेनिफिट क्या है? जो प्रोपोनेंट्स है, जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स है, उनके लिए क्या है? कोस्ट कम लगेगा, टाइम डिलेज कम होगी, ट्रांसपेरेंसी भी होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्लियरेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, किस स्टेज में पहुंचा है, कहाँ तक पहुंचा है काम, ये सब है। उसके बाद अथॉरिटीज के लिए क्या है भाई? वर्क फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग अच्छे से होगा, बेटर डाटा मैनेजमेंट। डाटा आ गया तो उसको हम एनालाइज भी कर सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए इन्वायरमेंट के लिए क्या है? मोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हो सकेंगी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स वो कम हो सकेगा। अब हम मोस्टली लास्ट सेक्शन के कगार पर है, जहाँ पर हम कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव देखेंगे, जहाँ पर इंडिया का जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट नोट असेसमेंट प्रक्रिया है और जो दूसरे देश में अपनाई जाती है उसमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम इंडिया के लेवल पर देखेंगे, फिर हम दूसरे देश में देखेंगे। ओके, तो ऐसे में आपको आइडिया लगेगा कि दूसरे देश में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती हैं और क्या कुछ हम दूसरे देश से सीख सकते हैं। ओके, जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, तो जो EIA है उसको लीगलाइज किया गया है अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये तो हमने बताया ही है, ये अच्छे से याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो गवर्नमेंट है और पब्लिक एजेंसीज हैं उसकी लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट होती है इन द इनिशियल स्टेज। जैसा कि मैंने बताया, जो पब्लिक हियरिंग सब होती है बहुत बाद में होती है, जब EIA सब कंडक्ट कर लिया जाता है उसके बाद पब्लिक हियरिंग के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज है वहां पर क्या होते हैं, सारे स्टेक होल्डर से कंसल्ट करते हैं, उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है फ्रॉम द अर्ली स्टेज इटसेल्फ। तो इससे क्या होता है कि मोर कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट किया जा सकता है इम्पैक्ट का, प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट का, एट द अर्ली लेवल, एट द लैटर लेवल एज वेल। ओके, एंड कंफ्लिक्ट भी रिड्यूस होगी, शुरुआत में ही हमने कंसल्ट कर लिया, है ना। उसके बाद देख लिए मेनली फोकस्ड ऑन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, इंडिया की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर क्या है, दूसरे देश में इंटीग्रेटेड अप्रोच रखा जाता है, सोशल हेल्थ इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत कुछ देखे जाते हैं। जब हम बात करें इंडिया की, तो स्क्रीनिंग इज बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड वैल्यूज ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे मैंने देखा ना, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट के लिए तो EIA मैंडेटरी है, B1 के लिए मैंडेटरी है, B2 के लिए एग्जेम्पशन है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अदर कंट्रीज में स्क्रीनिंग, अगर हम कनाडा की बात करें तो इज डन बाय फेडरल अथॉरिटी, जापान में स्क्रीनिंग डिसीजन इज टेकन बाय अथॉराइजिंग एजेंसी। हालांकि कोई पॉइंट मैच किया नहीं इसमें। फिर देखिए एक और इश्यू आ जाती है कि इंडिया में जो रिपोर्ट तैयार होते हैं वो मोस्टली इंग्लिश में होते हैं, तो ऐसे में भाई कोई रीजनल इनहेबिटेंट्स है उसको इंग्लिश नहीं आती है, तो इसका मतलब रिपोर्ट तैयार किया तो उसको क्या पता चलेगा कि इसमें क्या बातें कही गई हैं। कुछ कुछ केसेस में दूसरी लैंग्वेज में होते हैं, लेकिन लैंग्वेज बैरियर तो है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो लोग वहाँ के हैं उस पर ही नुकसान होगा। अब उन्हीं को समझ में नहीं आया प्रोजेक्ट में लिखा क्या है, ए लिखा है, बी लिखा है, पता ही नहीं, तो फिर वो दिक्कत हो सकती है। उसके बाद देखिए लीजिए, जो सिलेक्शन है कंसल्टिंग एजेंसी का, वो बेस्ड ऑन फीस रेदर देन एक्सपर्टीज। तो भाई कौन सस्ता ले रहा है, ये तो हम लोग की आदत ही है भाई, जहाँ सस्ता वहाँ बसता, है ना। तो फीस के आधार पर, कम फीस ले रहा है तो उसको ही उठा के ले आओ, जो ज्यादा फीस ले रहा है उसको छोड़ दो। उसके बाद देख लीजिए EIA रिव्यू इज नॉट अप टू द मार्क, ये तो बात हो गई है। उसके बाद देख लीजिए, अगर बात करें अदर कंट्रीज में, तो रिपोर्ट्स मोस्टली इन लोकल लैंग्वेजेस। और वैसे भी आप देखिए, यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को इसलिए लिखा है कि दूसरे दूसरे देश में इतनी ज़्यादा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी नहीं है। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें, मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज, कनाडा की बात करें इंग्लिश लैंग्वेज, जब इंडिया की बात करें तो पता नहीं भाई कितने लैंग्वेज है। अभी तो क्लासिकल लैंग्वेज ये 11 हो गए, और भी डोमेस्टिक लैंग्वेज, ट्राइबल्स के अपने लैंग्वेज होते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर ये पॉइंट लिखा गया है, जहाँ तक मैंने एनालाइज कर पाया, चलिए मतलब तो यही निकलता है। फिर देख लीजिए एक्सपर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखा जाता है फॉर सिलेक्शन ऑफ द कंसल्टिंग एजेंसी। उसके बाद देखिए 2 टियर रिव्यू होता है, पहली तो जब EIA असेसमेंट कर लिया गया तब, दूसरा है डिसीजन मेकिंग से पहले। तो वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट द टॉपिक नंबर 10। अब एक टॉपिक है स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट,
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कीवर्ड के रूप में याद रखेंगे। इट इज अ सेट ऑफ पॉलिसी प्लान्स या प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट, कीप इन माइंड कि भाई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट करना है एट द स्टैटिक लेवल। ओके, बस। सो अब है आपका लास्ट सेक्शन, दैट इज द सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर आप इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट समझ गए तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नाम से ही क्लियर हो रहा है, सोशल। सोशल जहाँ आ गया वहाँ पर मतलब हुआ पीपल। तो भाई कोई भी प्रोजेक्ट है उसका लोगों पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वहाँ के लोकल इनहेबिटेंट्स पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, चाहे पॉल्यूशन के लेवल पर, चाहे इकोनॉमी के लेवल पर, लाइवलीहुड के लेवल पर, ओके, हेल्थ के लेवल पर, डिजीज बर्डन के लेवल पर, तो उसको हम सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई, एनालाइज, इवेलुएट द पोटेंशियल सोशल इम्पैक्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट और द प्लान और ए पॉलिसी। तो प्रोजेक्ट भी हो सकता है, प्लान भी हो सकता है, पॉलिसी भी हो सकती है। ठीक है, तो वी एम टू अंडरस्टैंड हाउ दीज इंटरवेंशन कैन अफेक्ट इंडिविजुअल, कम्युनिटी, सोसाइटी, कंसिडरिंग पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव consequences। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहली बात तो ये कि जो पीपल्स वे ऑफ लाइफ है, पीपल का कल्चर है, पीपल का जो तरीका है टू सर्वाइव, टू एग्जिस्ट, वो सबको कंसिडर किया जाता है, उनके कल्चर्स को कंसिडर किया जाता है, कम्युनिटी के रूप में देखा जाता है, इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। फिर हेल्थ एंड वेलबींग को भी एसेस किया जाता है, और हेल्थ का मतलब ये होता है फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ भी होता है। तो देखिए, इसमें आप एक चीज ध्यान रखिए कि जैसे गवर्नमेंट कुछ लैंड की जरूरत है, क्योंकि लैंड एक फंडामेंटल राइट नहीं है, तो गवर्नमेंट एक्विजिशन कर सकती है जमीन की, प्रोवाइडेड कि वो माइनॉरिटी के लैंड ना हो, क्योंकि उसमें कुछ राइट्स हैं उनके। तो गवर्नमेंट अगर एक्विजिशन करती है लैंड की, तो भाई एक्विजिशन करने से पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाएगा कि अगर एक्विजिशन किया तो क्या हो सकता है, वहाँ के लोगों का रोजगार हो जा सकती है, या फिर लाइवलीहुड पर नुकसान हो सकता है, तो वो पूरा एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तब जाके पूरा कंपनसेशन की भी बात बनती है। ठीक है, कि भाई ले लो कंपनसेशन, आपका इतना बनता है, सब कुछ एनालाइज करने के बाद। ऐसा तो नहीं होता है ना कि भाई एक गवर्नमेंट ने बस आया, रात को सपना है कि भाई उस लैंड के लिए बस 5,000 कंपनसेशन मिलने चाहिए तो 5,000 दे दिए। प्रॉपर एनालिसिस होती है। तो आप देखिए, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एज वेल एज रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट रिक्वायर्स सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, कोई भी लार्ज प्रोजेक्ट है, दे मस्ट अंडरटेक एन सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट विद इन 6 मंथ ऑफ द प्रोजेक्ट कमेंसमेंट डेट। तो आज अगर कोई प्रोजेक्ट कमेंस हुआ है तो उससे 6 महीने के भीतर भीतर SIA किया जाना चाहिए। ठीक है, कि भाई इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो अगर हम बात करें डायमेंशन क्या है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के, तो आप देखिए, एक तो कल्चरल इम्पैक्ट भी हो सकता है, ये आप ध्यान रखिए, कल्चरल इम्पैक्ट हो सकता है, रिस्क असेसमेंट हो सकता है, पता चला वहाँ पर लैंडस्लाइड होने लग जाए। उसके बाद हजार्ड असेसमेंट हो गया, इकोनॉमिक असेसमेंट हो गया, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम एंड पॉलिसी इवेल्युएशन, फिर EIA भी शामिल है। तो मल्टीपल एंगल्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले स्कोपिंग मैंने बता ही दिया, स्कोपिंग का मतलब प्रोफाइलिंग, देन असेसमेंट, देन मिटिगेशन, देन मॉनिटरिंग एज वेल। बट इशू क्या है, टाइम इंटेंसिव है। तो ऐसे में क्या है, कुछ बिजनेस ऑनर्स, कुछ प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स, वो इस असेसमेंट को ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स या फिर रेड टेपिज्म के रूप में देखते हैं कि भाई ये जो है करप्शन का तरीका है, पैसे ऐंठते हैं अथॉरिटी, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि इथनिक डाइवर्सिटी है भाई, तो ध्यान देना पड़ेगा, सोशल इम्पैक्ट हमें एनालाइज करना पड़ेगा। ट्राइबल्स भी तो हैं, है ना, इसलिए ट्राइबल्स में आप देखेंगे कि ग्राम सभा को पावर दी गई है, क्योंकि ग्राम सभा उनके प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। ओके, तो वे फॉरवर्ड क्या है, स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, प्रिवेंटिंग पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस एंड वायलेशन, ये हमने बता दिया है पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस क्या होता है। इंप्रूविंग डाटा क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी, कैपेसिटी एंड एक्सपर्टीज बढ़ाइए, जो एक्सपर्टीज है उसको शामिल करिए असेसमेंट करने में, रिव्यू करने में। क्वालिफिकेशन सेट करिए फॉर द EIA प्रैक्टिशनर्स और SIA प्रैक्टिशनर्स, रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दें, इनकरेज द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशन। उसके बाद देखिए, जो क्लियरेंस ग्रांट किए जाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले होता है, तो टाइम कम कर सकते हैं। कैसे होगा टाइम कम, इफिशिएंसी लाइए अप्रूवल प्रोसेस में, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपके ऑफिशियल्स है उसकी संख्या भी बढ़ा सकते हैं।
तभी देखिए एवरेज डिले होता है 238 डेज इन ग्रांटिंग द एनवायरमेंटल क्लियरेंस। फिर देखिए जो पॉलिसी नेचर है वो ये नहीं होना चाहिए कि ग्रो नाउ या सस्टेन लेटर, मतलब अभी जो है पूरा नुकसान कर दो, भर भर के बाद में रिकवर कर लेंगे। भाई ऐसा कभी कुछ हुआ है कि हमने पहले नुकसान कर लिया, पहले बहुत बढ़िया से बीमार हो गए, कोई डिजीज पकड़ लिया, उसके बाद हम सुधार कर रहे हैं? पहले सुधार करो, बाद में अपने आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? ये बात होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज योर कैपेसिटी बिल्डिंग। तो चाहे एनजीओ हो, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हो, लोकल कम्युनिटीज है, उनकी कैपेसिटी या क्षमता क्वेश्चन पूछने की, सिचुएशंस को एनालाइज करने की, वो बढ़नी चाहिए, सो दैट दे कैन यूज इट इन द पब्लिक हियरिंग ऑफ द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द ब्रोडर इम्पैक्ट and the cost and benefit incentives of the project that are going to be implemented. So ultimately we can conclude that जो environment impact assessment है उसको और ज़्यादा strengthen किया जाना चाहिए और fair and impartial decision होनी चाहिए। कौन करेगा? इंडिपेंडेंट EIA अथॉरिटी करेगा। अगर बायसनेस है तो अल्टीमेटली ना तो हम इन्वायरमेंट के साथ जस्टिस कर सकेंगे, ना ही लोगों का। सो वी नीड टू डू अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये पूरा आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। यहाँ पर देख लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर्स, एंड आप अब अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, कोल माइनिंग इज स्टिल इनेबल फॉर डेवलपमेंट। क्यों? कुछ लॉजिक भी है ना भाई। कोल जो है वो पहली बात हमारे देश में रिजर्व भी है, दूसरी बात सस्ता है, और अगर हम रिन्यूएबल की तरफ जाएंगे तो प्रोजेक्ट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगता है। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम अपने डेवलपमेंटल सेक्टर को छोड़कर हम कंप्लीटली रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में चले जाएं, क्योंकि सब कुछ पैसा करवाती है। पैसा है तो फिर इनोवेशन R&D में लगा सकते हैं, है ना? तो इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत का जो नेट जीरो टारगेट है 2070 का है। भारत अभी कोई कोल रिडक्शन का टारगेट सेट नहीं किया, बहुत बाद में करेगा। कारण वही है। फिर देख लीजिए, environment impact assessment studies are increasingly undertaken before the project is cleared by the government. Discuss the environmental impact of the coal-fired thermal plants located at the pits. तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। तो ये है फ्रेंड्स पूरा कंप्लीट लेक्चर सीरीज, एंड इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां पर हम शेयर करेंगे, ठीक है? एंड आई विल बी एडिंग द टेलीग्राम लिंक टू अवर डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन चेक आउट एंड यू कैन डाउनलोड द PDF सॉफ्टली। उसके बाद देखते हैं, आप अपने रिस्पॉन्स हमें जरूर दें। विच इनिशिएटिव टू स्टार्ट, मोस्ट प्रोबेबली पॉलिटी का सेक्शन शुरू होगा, लेकिन अभी कुछ समय हमें दीजिएगा, कम से कम 4 से 5 दिन, थोड़ा सा रिव्यू एनालाइज करने के लिए। और उस बीच में हो सकता है हम एनवायरनमेंट के जो भी कीवर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं उसको हम समराइज फॉर्म में आपको दे दें, सो दैट यू कैन डेफिनेटली गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द ओवरऑल क्लासेस और द लेक्चर्स। ओके, तो अभी 4-5 दिन शांति से रहिए फ्रेंड्स। वी विल बी स्टार्टिंग अवर नेक्स्ट इनिशिएटिव एंड योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। आप अपने कमेंट सेक्शन बताते रहिए, एंड प्लीज इफ यू कैन कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली, प्लीज डू कंट्रीब्यूट, एंड ऑल्सो ट्राई टू use our subscription membership so that it can help me. Thank you friends, thank you very much.